तो एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और जैसा कि आपको पता है कि लर्नर आइज बाय VRP के माध्यम से आप लोग लगातार क्लास 12 का कक्षा चल रही है और अभी तक आपने हिंदी का क्लास, अंग्रेजी का क्लास नहीं, कुछ बनाई गई वीडियो और उसके बाद इतिहास का भी वीडियो बना। इतिहास में आप लोग जो शुरुआत किए थे, कई वीडियोस का बन चुका है जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। दुनिया में 4 सभ्यता का विकास हुआ था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और एक था मिस्र की सभ्यता। तो विश्व में सबसे पुरानी जो सभ्यता थी उसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। चूंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह 2 नदी, एक तरफ थी फरात नदी और एक तरफ थी दजला नदी, और दोनों के बीच के जो भूमि था उसी को कहा गया था मेसोपोटामिया। लेकिन जो भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है उसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। अब इसके कई नाम आपने देखा, आपने जाना हड़प्पा सभ्यता और इसी का एक और नाम जाना था सिंधु सभ्यता, नहीं, और इसी को एक और सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और कौन सी सभ्यता है बता सकते हैं आप लोग? सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना गया। इतना ही नहीं, इसे हम लोग मेलुहा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसे किस युग में रखा गया? तो इसको रखा गया यानी आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि आप सभी को पता है कि इतिहास को 3 पार्ट्स में बांटा गया शुरुआत में। कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित विवरण तो मिले लेकिन आज तक पढ़ा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आज हम वीडियो बना लिए, वीडियो तो मिल गई लेकिन लोगों को मेरी भाषा समझ में अगर नहीं आए आज से करोड़ों वर्ष बाद, तो वैसी सभ्यता जिसमें लिखित विवरण तो मिल जाए लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया, उसी को हम लोग कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। चूंकि हड़प्पा वासी जो थे तांबा का प्रयोग करना सीख गए थे, आप सभी को पता है तांबा का खोज सबसे पहले हुआ था। आप जानते हैं कि सबसे शुद्ध धातु जो मानी जाती है, तांबा को पवित्र धातु के नाम से जानते हैं और हम लोग उसको पूछते भी है। नहीं, देखते हो आप जब भी कोई भगवान वाला जो जल चढ़ाने वाला लेते हो उसमें हल्का सा तांबा का लवलेश रहता है, नहीं? तो तांबा वो लोग खोज चुके थे और उसके बाद टीन भी वो लोग खोज चुके थे। नहीं, तांबा भी खोज चुके थे, टीन भी खोज चुके थे और उनको एक ज्ञान हो गया था कि तांबा और टीन दोनों को मिलाने से कांसा का निर्माण होता है। नहीं, और चूंकि कांसा का प्रयोग करना सीख गए थे इसीलिए हम लोग इसको कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। तो पूछेगा कि ये किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। किस काल की सभ्यता है? आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। क्या कोई समस्या इसमें नहीं है? आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा, जब हमारे भारत में इतिहास को पढ़ा जाता था, लिखा गया, तो लोगों का विश्वास था कि सबसे पुरानी जो सभ्यता या काल है वह कौन सा काल है? वैदिक काल। लेकिन जब आप सभी को पता है हड़प्पा जब रावी नदी के किनारे जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 उनके साथ व्यक्ति थे, पुरातात्विक थे, एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखलदास बनर्जी। जब इन्होंने खुदाई करना शुरू किया तो इनको एक आश्चर्यजनक चीजें मिली और वह मिला हड़प्पा नामक स्थल की खोज कर डाला 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में कर डाले। जब खोज हुआ तो पता चला कि वैदिक जो सभ्यता थी, वैदिक माने क्या? जिसमें वेद का निर्माण हुआ, 4 गो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब पता चला कि नहीं तो वेद से पहले भी लोग यहाँ पे निवास करते थे और चूंकि रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल का खोज हुआ, एक गांव का खोज हुआ, एक जगह का, इसलिए कहा गया कि नहीं ये हमारी कौन सी है, ये जो सभ्यता है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता।
कोई क्वेश्चन पूछ दे अगर आपसे कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो सिंधु नदी के किनार में जो सभ्यता मिली। अब बहुत सारे लोग होंगे जो समझ रहे हैं कि सभ्यता आखिर होती क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमारी जो रहन सहन है, जो हमारा भोजन है, जो हमारा बोल व्यवहार है, वो सारा चीज मिला के क्या बनाती है, एक सभ्यता बना। हम लोग कहते हैं ना कि आपकी सभ्यता ठीक नहीं या आपकी सभ्यता ठीक है, आप बहुत अच्छे कल्चर से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके रहन सहन, पहनावा, आपका ओढ़ावा, आपका बोली, आपका खान पान सब अलग ढंग का होगा। आप ही बताइए, क्या यहां से अगर हम चले जाए यूपी में या यहां से महाराष्ट्र चले जाए तो क्या हम लोगों की तरह उसकी भाषा होगी? हिंदी जरूर बोलेंगे या कोई भी भाषा बोले, लेकिन उसका जो टोन होगा बोलने का क्या एक ही होगा? अरे हम लोग गाजीपुर में ही सभी टोला में चले जाए तो क्या सबका रहन सहन और बोली एक ही ढंग का होगा? नहीं होगा। सबका अपना अपना एक क्या होता है, एक जो समुदाय होती है उसका अपना सब कुछ होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरीके से जब हड़प्पा नामक स्थल खोज हुआ तो पता चला कि अच्छा, भारत की पुरानी जो काल है वह वैदिक काल नहीं है। सबसे पहली जो सभ्यता वो कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद यहां तक तो हो चुकी थी नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो कब हुई, तो इसका सर्वमान्य काल मैंने कहा था 2350 से 1750 की 1700 कहा था, 2350 से 1700 नहीं, बहुत सारा काल है। तो ये आपका ईसा पूर्व था। क्या था? ईसा पूर्व। तुम ही बताओ कि 2350 ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म से 2350 है कि नहीं है? और अभी चल कितना रहा है? 2100 यानी 2100 और 2350 साल पहले था। तो देखिए अगर हम लोग तो लगभग 4450 यानी 5000 आके पुरानी हमारी सभ्यता थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लिया जाए। हमने पुरानी वाली क्लास में, चूंकि रिपीट करते हैं काफी दिन हो गया था, हमने दो कोडिंग पढ़ा था। एक पढ़ा था हरदम और दूसरा पढ़ा था मसरल। हड़प्पा, ह से हड़प्पा और म से मसरल, म से मसरल, म से मोहनजोदड़ो। तो हाँ से हड़प्पा नामक नगर की खोज हो गई थी 1921 ईस्वी में और म से मोहनजोदड़ो की खोज हो गई थी 1922 ईस्वी में। जिनका छूट गया है अपना पड़ोसी से कॉपी ले ले, अन्यथा क्या कीजिएगा, वीडियो पूरा पड़ी हुई है, थोड़ा सा प्रचार भी देख लिया जाए। जिस माध्यम से आप लोग स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है लर्नर आइज बाय वीआरपी। यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा, नहीं आपको ये चैनल आ जाएगा। गोल एक ऐसा होगा जिस पर मेरा फोटो लगा होगा, उसी को प्रेस कीजिएगा, आपको तीन चीज आएगा, तीन क्या बहुत सारा, होम आएगा, वीडियो आएगा, प्ले लिस्ट आएगा। आप वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, नीचे लाल रंग से लिखा रहेगा सब्सक्राइब, इस पर दाब दीजिएगा। उसके बाद 3 गो घंटी आएगा, ठीक है। आपको तो बोलने के लिए हम नहीं बोले, नहीं दुनिया को बता रहे ना, ठीक है। और ज्यादा तेज बनोगे तो 3 बार मखोगे, याद रखना। तुम्हें लगता है कि हमें आता है, लेकिन आता कुछ नहीं है। क्या हमको पता नहीं है कि कैसे बताई जाएगी? इसलिए भगवान अगर दिमाग दिए है और सीखने के लिए अगर आए हो तो मुंह को क्या करो, बिल्कुल लॉक करो। और कब खोलना है मुंह को? कब खोलना है? जब आपको कहा जाए। ई ना कि लड़ाई से पलाई सब तीर उर फेंक दिया, बंदूक उंदूक सब लेकर गई जाई है, कहीं हमरा पता है, अब सब बंदूक चला लिया पहले ही, कहीं हमको पता है कि पहले ही मार देंगे, पता चलेगा आप मर के कहाँ जाइएगा। इसीलिए कभी ये मत समझो कि हमको पता है, तुमको नहीं बताया जा रहा है। पानी किसको पिलाई जाती है? हम तुमको थोड़ी बता रहे हैं, तुमको तो पता है, तो जन्मे से पता करके आया है। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा ऑल का जो बटन होगा उसको क्या कीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। करेक्ट है? तो आइए एक बार फिर से, और जिन लोगों का क्लास छूटा है यहाँ से इसी चैनल पर जाकर हिंदी का पूरा वीडियो सुरक्षित है। अगर आप नए क्लास कर रहे हैं आज अगर आपका पहला दिन है या आज का आपका 10वां दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ती है, नहीं सारा वीडियो अपलोड है, तो देख लीजिएगा बिल्कुल क्लास का। आइए एक बार फिर से गौर करते हैं। हरदम, मसरल, ह से हड़प्पा सभ्यता, र से रावी नदी, द से दयाराम सानी, म से मोंटगोमरी जिला।
एक बार फिर से देख लिया जाए, हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में 1921 ईस्वी में किए थे। दूसरा, मसरल, मोहनजोदड़ो स्थल, सब नगर है, नगर समझते हो ना, आपका शहर। तो मोहनजोदड़ो जो है उसकी खोज सिंधु नदी के किनारे, सिंधु से सिंधु नहीं, और ये है आपका पुरानी पंजाब यानी पाकिस्तान का क्षेत्र, जो कि जम्मू कश्मीर से मात्र होके गुजरती है भारत में। आपके पास मैप होगा, देख लीजिएगा। तो यहां पे गौर कीजिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे राखल दास बनर्जी, जिसको आरडी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, पाकिस्तान के लड़काना जिला में इसका खोज हुआ। कब हुआ? 1922। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं तो आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे, पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं, उसके बाद फिर से हम लोग नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। नहीं, आज दिन भी बहुत अच्छी है, राजगीर का टूर भगवान ने नजर खोली और बहुत सारे आज नए स्टूडेंट का जिंदगी बदलने वाला। नहीं तो आज से 5000 वर्ष पहले, कितना वर्ष पुराने, सिंधु नदी के तट पर एक सभ्यता विकसित हुई थी, जो कि दुनिया में 4 सभ्यताओं में से एक थी, मुख्य सभ्यताओं में से एक थी, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता कैसी थी बाबू? नगरीय सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक, इसमें माताओं का काफी इज्जत होता, लड़कियों का इज्जत किया जाता था, पूजा पाठ या जो भी किया जाता था उसमें लड़कियों का हिस्सेदारी हुआ करता था। और दूसरी बात, आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे जो भी सभ्यता विकसित हुई उसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले एक नगर का खोज हुआ, जिस नगर का नाम था हड़प्पा, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि आखिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? उल्टा क्वेश्चन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो खोज हुई थी, किसकी? हड़प्पा सभ्यता की, उसके अधिकांश स्थल, अधिकांश नगर सिंधु नदी के आसपास खोजे गए थे, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। 2 क्वेश्चन आपका करंट है इसमें। अब आप सभी को एक और सूचना दे दूं कि पूरा हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में मिला। कौन कौन देश था? तो एक था जिसका नाम था पाकिस्तान, एक था नाम, उसका नाम था अफगानिस्तान, और एक देश था जिसका नाम था, बड़ी लाजवाब चीज मिली, भारत से जब खोजा गया तो कितने स्थल मिले थे? 925 स्थल मिले। 925। आपके गाजीपुर शहर है, गाजीपुर जो गांव है उससे कई गुना बड़ा एक एक गांव हुआ करता था उस समय, नगर था सब। वैसा ऐसा कितना मिला? 925। और पाकिस्तान से मिले 475, और अफगानिस्तान से 2 स्थल की खोज हो गई। लगभग आजादी के समय हमारे देश में अभी तक जो खोजा गया, लगभग 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 2 11, 1 12 और 13 1 14, 1420 नहीं 1400, जोर घटाओ सीख लो रे बहुआ, ठीक है, बड़ा मुस्का सही बोल रहा है, हम लोगों को ही सीखने की जरूरत है। नहीं, आप यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 और 7 2 9 1 10 नहीं 13 14, यानी लगभग 1400, कितना? 1400 आपके स्थल की खोज हो चुकी थी। कब तक? अब तक। तो सबसे ज्यादा जो मिला कहां से मिला? भारत से। और भारत में भी अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए वो था आपका गुजरात। सबसे ज्यादा नगर की खोज कहां पे हुई? गुजरात में हुई। और एक सुंदर सी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जैसा जीवन जीने की आज भी हम लोग कल्पना भर करते हैं, हम लोगों के भी वैसा जीवन जीने के लिए नहीं मिल रहा है। चूंकि उस समय जो घर हुआ करते थे पक्की ईंटों का, जो सड़क हुआ करती थी पक्की सड़क, सड़क के किनारे नालियों का व्यवस्था और कुओं का व्यवस्था, स्नानागार, नहाने के लिए स्पेशल स्नान अभी भी नहीं है। अभी वो लोगों 2 पर्दा धो लेता है, नहा लेता है, नहीं अतः कले पर नहा रहा है। लेकिन उस समय स्नानागार हुआ करता था, कुआं होता था, सभी घर में रसोई घर हुआ करता था, नहीं प्लस
उस समय की जो औरतें होती थी गहनों से लदी हुई होती थी। नहीं, अमीर लोग सोना चांदी नहीं और हाथी के दांत के गहने पहना करते थे। गरीब लोग उस समय मिट्टी के नहीं बना हुआ, मन के पत्थर का बना हुआ लोग प्रयोग करते थे। बहुत सारा शंख सीपी ये सब प्रयोग किया करते थे। और आज से जानते हो चनहुद्रो एक ऐसा जगह मिला जो बार बार चर्चा करता हूं, उस समय भी लोग लिपस्टिक का प्रयोग करते थे, कॉस्मेटिक्स आइटम नहीं। चनहुद्रे में आपका बहुत सारे जो भी क्रीम हम लोग यूज करते हैं उसी तरीके क्रीम का भी प्रयोग हुआ करता था नहीं। तो ये सारी चीज है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई उसमें मेन जो जगह रहा था वो था पुरातात्विक लोगों का। अब कहेगा पुरातात्विक क्या होता है, तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज नहीं पुरातत्व, यानी पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि व्हाट इज आर्कियोलॉजी। पुरातत्व होती क्या है, तो सुनिएगा कि पुरातत्व वह विज्ञान है नहीं जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई कौन चीज को सामग्रियों की खुदाई कर अतीत माने बीते हुए समय के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लिया जाए। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक बार फिर से सुनिएगा, एक लाइन में अगर हम लोग देहाती भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि जमीन के अंदर से खोद कर जो सामग्री निकाली जाती है जिससे हमें पहले वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं पुरातत्व। यानी पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से छिपी हुई वस्तुओं को खुदाई करके निकालना ही क्या कहलाता है। और जो ये काम करता है उसी को कहते हैं पुरातात्विक। इंग्लिश में पुरातत्व को आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातात्विक को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। करेक्ट है, तो ये है पुरातत्व, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई, कैसे पता चला कि वो 2350 से 1700 ईसा पूर्व तक है, तो उसके लिए एक विधि अपनाया गया जिसका नाम था कार्बन 14 विधि या कार्बन 14 पद्धति। जानते हैं इसके बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब तक कोई देखिए कार्बन 14 विधि क्या है, तो कार्बन 14 विधि किसी भी पदार्थ के उम्र निर्धारण करने की एक विधि है या पद्धति है। और जब भी कोई वस्तु जीवित होता है तब तक उसमें दो रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बन 12 एवं कार्बन 14। जब तक वह जीवित रहता है कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की मात्रा स्थिर बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसकी क्षय होती है, नष्ट होती है, नाश होता है, विनाश होता है, तो कार्बन 12 की मात्रा तो स्थिर बनी रहती है, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कार्बन 14 की मात्रा में कमी आने लगती है नहीं, उसी के आधार पर हम किसी भी वस्तु का उम्र निर्धारण करते हैं। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप कि पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को, क्षय मतलब कार्बन 14 के कमी आने की प्रक्रिया को ही रेडियोधर्मिता कहा जाता है। रेडियोधर्मिता याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूं। एक बार फिर से सुन लिया जाए कि कार्बन 14 विधि के द्वारा किसी भी पुरानी वस्तु का उम्र निर्धारण किया जा सकता है। कार्बन 14 एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम किसी भी मृत वस्तु का या पुरानी वस्तुओं का हम लोग उम्र निर्धारण करते हैं। जब तक कोई वस्तु जीवित होता है उसमें दो रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बन 12 एवं कार्बन 14। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, नहीं दोनों पाए जाते हैं हर पदार्थ में, लेकिन जब वह जीवित होता है तो उसमें कार्बन 12 कार्बन 14 की मात्रा स्थिर बनी रहती है। और जैसे उसकी मृत्यु होती है कार्बन 12 की मात्रा तो स्थिर रहती है, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कार्बन 14 की मात्रा में कमी आने लगती है, क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है, विनाश होने लगता है,
नहीं। और इसी के आधार पर कार्बन 14 के मात्रा के आधार पर, कमी आने की मात्रा के आधार पर हम लोग किसी भी वस्तु का उम्र निर्धारण करते हैं। कहोगे इतना लंबा हमरा से बस के बात नहीं है, तो आइए एक लाइन में सीखते हैं, क्योंकि सिखा कर तो मैं जाऊंगा ही। मैं तो पहले ही कह देता हूं कि मेरा कोई भी विषय क्लास करोगे, अगर अभी तक आपने जिस टीचर से पढ़ा है, मैं उसकी शिकायत नहीं करता हूं कि गुरुदेव ना, गुरुदेव कथी बोलो ना। चलिए, तो सबको पता है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आजकल गुरु लोगों ने अपना लेवल को थोड़ा सा नीचे कर लिया, इसलिए स्टूडेंट ने अपना लेवल को उठा लिया। नहीं, अरे दो ही चीज होती है, या तो अपना स्तर गिराओ, नहीं तो दूसरा उठा लेगा, या तुम उठोगे तो नीचे गिरेगा दूसरा, एक को तो गिरना पड़ेगा। लेकिन भगवान न करे, एक बार फिर से हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि सभी को जीवन में अच्छे गुरु का दर्शन हो। नहीं, जो होना था सो तो हो गया। ठीक है, कहा जाता है कि अच्छे गुरु के शरण में आ जाने से भूली हुई चीजें भी परीक्षा में खुद ब खुद क्या हो जाती है। जैसे अगर आपसे अगर कोई कहे उसने कहा था, तो आपकी जिंदगी याद आ जाती है। आ रहा है? अगर आपसे हम कहे बातचीत, तो पूरा याद आ रहा है, एडिशन से लेके कौन 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 ना, सब याद आ जाता है। तो क्यों आती है? क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा मेहनत है, आप लोगों का आशीर्वाद है ना। अरे सबका आशीर्वाद लगता है। तो आइए फिर से एक लाइन में सिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़े। आइए कार्बन 14 विधि का एक बार फिर से समझिए। एक लाइन में तो स्पष्ट हो गया है कि कार्बन 14 किसी भी वस्तु का उम्र निर्धारण करने की विधि है। इसमें क्या कोई दिक्कत है? उसके बाद सभी पदार्थों में कार्बन 14 एवं कार्बन 12 की मात्रा या रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। नहीं, जब तक जीवित रहता है कार्बन 12 और 14 की मात्रा स्थिर रहती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहती है, कार्बन 14 की मात्रा में कमी आने लगता है। और इसी कार्बन 14 की मात्रा में जो कमी आती है, उसी के आधार पर हम लोग किसी भी वस्तु का उम्र निर्धारण कर लेते हैं, जिसे हम लोग कार्बन 14 विधि के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, किसी भी पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा में जो कमी आने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग रेडियोधर्मिता के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से एक परिभाषा फिर से सुन लिया जाए। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व वह विज्ञान है। विज्ञान का मतलब जिसको सिस्टमैटिक, एक क्रम से सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ा जाए। तो पुरातत्व क्या है? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में, गर्भ माने पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके अतीत माने बीते हुए समय के लोगों के भौतिक माने सुख सुविधा, जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। देहातिया भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कि जमीन के अंदर से जो चीज भी खोद के निकालब, नहीं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। और जो उसका अध्ययन करता है उसी को कहते हैं पुरातात्विक। कोई दिक्कत है? तो आगे बढ़ते चलते हैं। जी बिल्कुल। तो आइए बढ़ते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले एक और है, एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1784 ईस्वी विलियम जोन्स के द्वारा। फिर से सुन लीजिए बच्चे लोग, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कौन किया था? विलियम जोन्स ने कलकत्ता में किए थे। कहां पे किए थे? लेकिन भारत में पुरातत्व विभाग, जो कि जमीन के अंदर से खोद कर निकालना, जैसे अभी तुरंत नालंदा से हम लोग घूम कर आए, नालंदा का बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं, यहां तक कि बहुत सारे मूर्तियां भी आप दर्शन किए होंगे, बुद्ध का, कृष्ण का, नहीं, उसका भी वीडियो बना दिए हैं। और वहां पे एक लड़की जो रहती है, चूंकि वहां पे मैं कारखाना में गया था, वहीं पे कारखाना है उस मूर्ति का जो अपने यहाँ पे आती है, जो राधा कृष्ण तुम यहाँ पे 250 में 300 में खरीदते हो, चेतना बड़ा बड़ा 200 से कम में तो देता नहीं है, वहां पे बहुत कम रेट में दे देता है, लगभग 60 से 70 रुपए और 100 रुपए में मिलती है। बड़का दुर्गा जी इतना गो लोगे, इतना गो 300 रुपए में देता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। और वहां पे जो लड़कियां एक है जो कम एज की एकदम है, वो मैंने उसका वीडियो बनाया है, वो बताते कितना फरंक बोलते देखिएगा ना, मधुए लिखा था चेहरा है उसका। तो इस बार हम आशा करते कि जाएंगे तो कहेंगे कि अरे तुम मधुए है का, रूप बदल के आई होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आगे पुरातत्व के बारे में थोड़ा सा और बता दूं
विलियम, यानी मैंने कहा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने का श्रेय जाता है विलियम जोन्स को 1784, याद रखिएगा। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था कब? 1861। एक एक लाइन याद रखिएगा। और उसके जो डायरेक्टर बनाए गए थे उसका नाम क्या था आप सभी को? वही अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम को डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। और उसके बाद और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी उसी को कहा जाता है। पूछेगा भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम। और 1902 में तो वह हुआ जो आज तक हम लोग सपना भी 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर बन गए। सर 1902 ईस्वी का जब बाबू समय आया तो कौन? सर जॉन मार्शल डायरेक्टर बन गए। और इन्होंने 2 चेला को लिया अपने साथ, एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरा का नाम था राखल दास बनर्जी। और उन दोनों ने कमाल कर दिया। दयाराम साहनी ने तो क्या कर दिया? दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा नामक शहर की खोज 1921 में कर डाला। दूसरा चेलवा भी कम नहीं था, कहा कि ठीक है बेटा हम भी आ रही हो। नहीं, राखल दास बनर्जी कहा कि तू अगर शेर तो हम सवा शेर। तू खोज ले कौन? हड़प्पा। ई खोज दिया मोहनजोदड़ो, कहा कि मोहने के जोड़ देबो। नहीं, मोहनजोदड़ो। और जब मोहन को खोजा मोहनजोदड़ो को कब? 1922। ये तो बवाल हो गया। नहीं, जब खोज हुआ तो पता चला ये है सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो से मिल गया उसको स्नानागार, नहाने वाला। वहीं पे अन्नागार मिला। नहीं, अन्न को रखने वाला स्नानागार, अन्नागार कहाँ मिल गया? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के आसपास मिला। और हड़प्पा मिला था रावी नदी के किनारे। बात बढ़ती गई, रुकने का नाम नहीं लिया। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़, ये सब हम लोग क्लास कर चुके हैं। क्या कि तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपकी यादें जो पुरानी हो गई है उसी याद को क्या कर रहे हैं। और बिना शादी के बाद के तो क्लास हो जाती है अधूरी। आइए एक बार फिर से शादी की दुनिया में चले। मौसम भी अभी देखो, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा मरवा सजा, स्टेज सजा हुआ है, नहीं, और बाराती लोग उधर से दरवाजा पर ना दूरा लगाते हुए एकदम बैंड उन पिटते हुए। बाबू बैंड नहीं पिटा रहा है, समझ लो वो तुम्हारा जिंदगी दोनों का पिटाने वाला है। नहीं तो उधर से बैंड हल्ला करते हुए कि देख तू जब चिल्लाए बे तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि देखो बैंड पीट कर लाए हैं। नहीं, पीटते हुए आता है, पूरा एकदम भीड़ लगल। और एगो लड़का एगो लड़की स्टेज पर आ गई है ना। और उसके बाद तो वो तमाशा होता है जो कभी लड़का लड़की को तो लगता है कि अब मुझे जिंदगी इससे बेहतर, लेकिन बेचारी सुबह में तो रोते हुए विदा होती है। कुछ दिन तक सेवा तो होता है और ओकरा बाद शुरू होता है झोटा। नहीं, यही ना शुरू होता है। अब बेचारी वो दर्द को भी किसी को बता, क्योंकि जिसको बताएगी उसको वही फायदा उठाएगा ना। कभी जमीन लिखवा लेगा, कभी बेटवा के कुछ कर देगा, ऐसा ना होगा हो। तो ये सारा चीज होती है। यानी याद रखो, जो चीज जितना धूमधाम से किया जाएगा उसका जिंदगी उतना ही ज्यादा नरक बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? चुपे चुपे शादी कर ले, बाप रे गोर लगी है ओकरा से ना। तो ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है कि एक दिन की खुशी के लिए लोग पूरा जिंदगी बर्बाद कर लेते। इसलिए तो मैं कहता हूं 25 की पहले की शादी है बर्बादी। अगर जिंदगी में चाहते हो कि अच्छे जिंदगी गुजारे तो 25 का इंतजार करो। नहीं मुन्ना जी बात कर रहे हैं। अरे ना अभिषेक बाप है बतिया बहुत तरह से, अभी तक दुनिया सुन रहा लोग। चलिए सुनिए आगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की बात करें, जैसे शादी करके लोग परिवार का विस्तार कर लेते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से दर्जनों। तो रीत है हमारे भारत में, तो यही रीत है।
नहीं, लगता है कि जैसे वो बेटा नहीं सोना पैदा ले रहा है ना, अब बाद में चलता है कि गोबरों जैसा ना क्या। तो अब परिवार का विस्तार तो हो गया, तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता, अरे आदमी से ना बनेगा सभ्यता। काश हम दो हमारे एक होते तो आज ये जिंदगी बहुत सुनहरी होती ना होती। सबके पास 4 व्हीलर्स होते, सभी लोग एरोप्लेन से यात्रा करते, सबका जड़ है बेटा और बेटी। मेरे पास तो इतने बेटा बेटी है, हमें क्या, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। चलिए चलिए आइए, तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की बात कर ले थोड़ा, क्योंकि परिवार बढ़ चुकी है तो क्या होगा, विस्तार भी तो होगा। अभी तक ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब पता चला तो पता चला कि इसकी जो आकृति थी वह कैसा था, त्रिभुजाकार था। भारत की आकृति चतुर्भुजाकार। उसके बाद इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आया कि अगर हम जानते हैं इस तरीके से कि ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा दक्षिण, ये है हमारा पूर्व और ये है हमारा पूर्व में जब देखा गया तो एक जगह मिला जिसका नाम था आलमगीरपुर। पूरब में कौन जगह मिला, आलमगीरपुर। पश्चिम में मिला सूतकांगेडोर, उत्तर में मिला मांदा और दक्षिण में दाइमाबाद। हड़प्पा सभ्यता की अगर बाउंड्री देखे चारों ओर के, जैसे तुम्हारा घर के चारों ओर आदमी है ना, वैसे ही आप देखा गया तो पूरब में जो शहर मिला उसका नाम था आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेडोर और उत्तर में मांदा और दक्षिण में। उत्तर से दक्षिण जब लंबाई नापी गई तो 1400 किलोमीटर लंबा बाबू। कितना किलोमीटर लंबा, यहां से देसरी 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर सोचो कितना जाएगा, सोच रहे हो। और जब पश्चिम या पूर्व से पश्चिम देखा गया इतार बवाल मचा दिया, और इधर से समुद्र देवता एहो फैलल थे कितना किलोमीटर में, 1300 किलोमीटर में। जब पूरे को देखा गया क्षेत्रफल तो पता चला कितना लाख था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था बाबू। नहीं, ऐसे कहा जाए तो 12,99,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ना, वर्ग किलोमीटर लाख है, सब कथी है, लगभग 13 लाख, लगभग। तो पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए तो लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे दुनिया के 4 विशाल सभ्यताओं में से एक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, जिसके उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेडोर तक फैला हुआ था, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, और लगभग इसका जो क्षेत्रफल था वह 12,99,600 की वर्ग किलोमीटर बताया गया। नहीं, लाख न, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसके तटीय भाग, तटीय माने समुद्र से सटा, तट के तटीय भाग लगभग 1300 किलोमीटर था। कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चे लोग। और इतना ही नहीं, जो दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया, और एक सभ्यता था मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना बड़ा, 20 गुना समझ अच्छे। ये 13 लाख तो हो गए कितना, 260 लाख। बाप रे बाप, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, अब मिस्र से 20 गुना है, समझे। अब मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दिया जाए, वो दोनों भाई बेटा के मिला दिया जाए तो ओकरा से 12 गुना ज्यादा बड़ा था ना। यहां से दिल्ली 21,000 किलोमीटर। आई देखी
1400 किलोमीटर लंबा, यानी दिल्ली जो आप फिर आधा रास्ता में आप दिल्ली जाए में तो बाप में करते हो 12 घंटा लगा देते हो ना, 12 6 और 18 घंटा जोड़ लो, 18 घंटा खाली जाए में लगता एकदम यहाँ से चलवाहू तब खाली ए पार से ओ पार बीचों बीच देखे उखे के ना हो, एकदम दीवार वाल में घुसते हुए एकदम अथी लेके जाइए बुलडोजर ना, तब बाबू लगेगा। सोचो कितना दूर में फैला हुआ है। तो क्या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिख दीजिएगा, ठेठ भाषा में समझो। एक बार फिर से लिखिएगा कि दुनिया के महानतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जो कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता। डायरेक्ट लिखना मत शुरू करना, ये ना कि गए हो खाने के लिए किसी के शादी में तो डायरेक्ट ना कि पत्ता लाभ ना दे तो पत्ता, पहले जई हो, पहले बात करोगे ना, और बड़ा अच्छा सजावट बोलू देखे बाप रे बाप, ऐसा तो हम बराती ना देखे आइला क्या बहुत खर्च ना, अगर बाप से बतिया रहा लड़की के माने कहेगा कि कितना खर्चा लो, हम लोग कि बहुत हो गलो खर्च, हाँ लग गए तो 2-3 लाख हो गए ना, ओकरो मन लग रहा है, लाइट तो बड़ा अच्छा, हमू कहिए हमू होत ना बेटी के साथ तो हमू एक करम ना, तनी बोलू अच्छा आई बोलू टी कौन लेल कहे जयमाला वाला, तो बोलू फलनामा कैसे से अपने आदमी बोलू ऐसे तो ले 50,000, लेकिन हमारा 10,000 में कह दिल बड़ा नहीं मन चमक ना, ऐसे बड़ाई उड़ाई कह कर अब मिठाई उठाई करने बनवे तो चलो देख ले तनका ना, देखो के लेलक ना, सब हो गए बड़ा अच्छा, बेटी तो बड़ा संस्कारी रह, देखो सब संस्कार के देन है, ऐसे बड़ाई देखो कैसे लड़की वाला करे, कहेगा ई बोल हमर कथी, हमरा तो पैसा न 2 रुपया न रहे, बाकी शादी ठीक होला और वही दिन से पैसा अपने कैसे कैसे सब तरह से आवे लगल ना, बोल ओकर फुआ दे दिल के 2 लाख रुपया ओने कारी रही हम ना, उसके बाद बोलू इसकी माँ जो है ओकर बड़का जो ना है भाई वो दिल के 5 लाख रुपया दे दिल के, हमरा तो असो ना रहे सब पर ना, बोलू देखो इस संस्कार बरकत है, बोलू सब तरह से पैसा गए पते ना चले छे, हंसी खुशी देखो सब हो रहा है ना, बोलू 1 रुपया ना रे इतना सब संस्कारी जते तहाँ तो पूरा एकदम राज करते बोलू ना, तो ये सारा चीज होता है, उसी बड़ाई करके तब तनी अच्छा और खाने उन्हें करने वाला व्यवस्था है तो अच्छा ओढ़ने तो ओढ़ने ना बैठा नीचे चलो ओढ़ने का अथी वाला कुर्सी टेबल कुर्सी पर ना, वाह रे वाह क्या बात है। यानी जब आप किसी के यहाँ जाते कुछ बड़ाई कर देते हैं और उसके घर परिवार के बारे में बात करते हैं नहीं, तो बाबू सामने वाला दिल खोल के आपको, वो हनुमान जी वाला दिल ना खोली इन्हें जो है खोलवा लिए, आराम से बहुत इज्जत देगा आपको, समझे। तो इज्जत अगर किसी से पाना चाहते हो तो जिंदगी में एक बात सीख लो, कभी किसी का शिकायत के जगह पे प्रशंसा करना सीखो, और नाम अगर न याद है तो बगल वाला से पूछ लो हमरा लेखा ना कि कौन, तो अच्छा वो है देख ये नाम है ना, तो हाँ चल ठीक है, तो ये करिएगा, कभी शिकायत नहीं। खाना जरलो रहे लहरो रहे नीमक रहे ज़्यादा चाहे कम रहे, बड़ाई करना, खाना कैसे बहुत अच्छा बाप रे, बोलो हमको तो बोल कौन बनल कहता ऐसे, बहुत हाथ में बहुत गुण हो ना, और ज़्यादा अगर कम नीमक रहता कि हम तो आजकल तनका नमक ज़्यादा खाने लगे, तनका दीजिएगा ना, ओकरो लगता कि ठीक है बाप नीमक, पर नीमक वो ठीक है लेकिन हम तनका ज़्यादा तेज कर खाई लो, तनका लाभ ना, आ ज़्यादा रहता तो ना बोलिए, ज़्यादा रहता ना बोलिए हाँ, चुप्पे खा के चले आओ, क्योंकि कल्ला होगा इस सुबह के अगला बार जाइएगा तो अच्छा से खिलाएगा, और नहीं तो अभी अगर शिकायत बट वही हलो फिर ना बनो। तो ये देखिए अगर आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, बाबा वीवीआई क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए, क्या बताइए, सिंपल बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर तक फैला हुआ था, और जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, तटीय भाग की लंबाई 1300 किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। कोई दिक्कत है तो बोलो। और यह सभ्यता मिस्र से 20 गुना बड़ा और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं से 12 गुना अधिक था। कोई दिक्कत, याद हो गया होगा। एक बार अलग अलग जगहों का बारे में बात करें, हाँ पूछे क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से, तो दीजिएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, चन्हुदरो, रंगपुर, कालीबंगन, रोपर, कोटदीजी, लोथल, आलमगीरपुर ना, उसके बाद धौलावीरा, बनवाली, राखीगढ़ी, ये सब उसके प्रमुख स्थल थे। कोई दिक्कत।
1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने मोंटगोमरी जिला में इसकी खोज कर डाली। एक बार फिर से रिपीट करिएगा, हड़प्पा खोज कौन नदी किनारे हुआ था? रावी। मोहनजोदड़ो का खोज कौन नदी किनारे? सिंधु। सूतकांगेडोर का हुआ था दास्क नदी, लिखा दिए हम लोग। चनहुद्रो का सिंध नदी, चनहुद्रो सिंध। रंगपुर समाबर और कालीबंगन सरस्वती, रोपर सतलज, कोटदीजी सिंध, लोथल भोगवा, लोथल भोगवा। आलमगीरपुर हिंडन। उसके बाद है सुत का बनमाली का ये जो है सरस्वती नदी, मांडा चिनाब नदी, धौलावीरा लुनी नदी और राखी गढ़ी का बारे में पता नहीं है नदी का। ठीक है, तो ये था विस्तार, लिख पाइएगा आप लोग। अब हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में, समय के बारे में सुनो बच्चे, जिंदगी यहीं पे आपकी। ओए बउआ, हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में पूछेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का काल बताइए, समय बताइए कि कब से कब तक था। तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों ने अपना अपना मत प्रदान किए। बहुत सारे विद्वान आए, पुरातात्विक आए, उन्होंने जैसे उसको मिला वैसे ही अपना समय। मान लीजिए कि यही गाजीपुर अगर डूब जाए पानी में, चाहे भूकंप में लूट जाए ना, भगवान न करे ऐसा हो, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूं समझाने के लिए, दिल से मत लेना। अगर डूब गया, मानो कि डूब गया, अब नहीं है, तो सोचो अगर करोड़ों वर्ष बाद यहां पे खुदाई होगा तो क्या सभी ईंट जो मिलेंगे क्या एक ही समय के मिलेंगे? नहीं मिलेगा। कोई मिलेगा कि 1000 करोड़ पहले का है, कोई कहेगा 500 करोड़ पहले का है, कोई कहेगा कुछ है कुछ है ना। 1000 गो मुंह 1000 गो बोली ना, बोले वाला का कुछ लगता है। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का जब बाबू खोज हुआ तो जैसे जैसे विद्वानों ने जमीन के अंदर से खुदाई किया तो उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि इसकी जो काल है वह है आपका 3250 से 2750। सर जॉन मार्शल ने कहा, कुछ लोगों ने कहा 2800 से 2500, लेकिन रेडियो कार्बन 14 विधि को कहा 2500 से लेके 1750। कार्बन विधि कहा 2500 1750, लेकिन लोग कहा कि 2350 से 1700 जो से बहुत ही अच्छी। अब क्या है 2350 से 1700 लिखा है, लोन हमहू तो खोज कर डाले, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा रेडियो कार्बन 14 विधि है उसके माध्यम से बताया गया 2500 से 1750 ईसा पूर्व हमारा हड़प्पा सभ्यता का काल है। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो यहाँ तक आपने अभी तक पढ़ा नहीं, जो कि वीडियो भी अपलोड कर दी गई है और आज का क्लास अब शुरुआत होती है। करें शुरुआत। तो अब हम लोग सुनेंगे हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा में बहुत सारे नगर हुए कि नहीं हुए, और सभी नगर से कौन कौन से चीजों की प्राप्ति हुई, अब उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? अभी तक डेफिनेशन की जहां तक बात है तो आपको पता चला कि हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की सभ्यता है, जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता में से जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, मातृसत्तात्मक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और आइए तो हम लोग एक एक नगर के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करें, ध्यान दीजिएगा। कहता कि पुरातत्वविदों मतलब जमीन के अंदर से जो खोद कर निकाला, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन किए, यानी जमीन के अंदर से कुछ चीज निकाले और विभिन्न पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, और इनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुरातात्विक रिपोर्टों में इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा सभ्यता कुछ प्रमुख शहरों के जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उसके बारे में जानकारी लेते। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो क्या है सबसे पहले समझिए। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी मतलब सिंध प्रांत, सिंध प्रांत मतलब पंजाब का क्षेत्र। पंजाब का क्षेत्र बोले तो पाकिस्तान का क्षेत्र, वहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सिंधु नदी,
और उसके आसपास जो लोग रहते थे वह भाषा बोलते थे, उस भाषा का नाम था सिंधी भाषा। तो मोहनजोदड़ो जो है कहां से लिया गया है? सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है वीवीआई क्वेश्चन, मृतकों का टीला। याद कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अब क्या, क्यों मृतकों का टीला नाम दिया गया? क्योंकि मोहनजोदड़ो ऊंचाई पर बसा हुआ था, ठीक है, ऊंचे स्थल पर, इसलिए इसको कहा गया मृतकों का टीला कहा गया। याद हो गया? मोहनजोदड़ो को किस नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला। कालीबंगन को किस नाम से जानते हैं? काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि वो काले रंग की चूड़ियां बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ थी। क्यों उपजाऊ थी? क्योंकि वहां से नदी गुजरती, जहां से नदी गुजरेगी वहां की जो भूमि होगी काफी क्या होगी? उपजाऊ। और इसे सिंध का बाग कहा जाता है। अभी बउआ सब क्वेश्चन लिखाऊंगा, पूछेगा सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो के। किस जगह की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ थी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्यों कहा जाता है मृतकों का टीला? क्योंकि ऊंचाई पर बसा हुआ था और लोग अपने मृत्यु के बाद शव को वहीं पे दफनाने के बाद एक बड़ी सी पत्थर रख देते थे, समझे? और एक और बात समझिएगा, यहां से मिला है मुहर। मुहर समझते हो? पुजारी का सिर मिला है, मोम का सांचा मिला है, कांस की मूर्ति मिली है, कांसा की मूर्ति मिली है, कांस की नर्तकी सभागार मिला है। नर्तकी सभागार समझते हो? जहां पे लड़कियां अपना कला दिखाते थे नृत्य के माध्यम से, और उसी चक्कर में भगवान बुद्ध घर त्याग दिए थे। याद है ना? रात भर तो ऑर्केस्ट्रा देखे बुद्ध भगवान। और जब रात में वो देखते देखते जब सो गए, ऑर्केस्ट्रा आज वाला ना, तो नर्तकी को देखते देखते जब सो गए, तो जब नींद खुली तो देखे कि कोई खर्राटा ले रही है लड़की, किसी का बाल बिखरा हुआ है ना, मुंह दूसरे हुए है, भिन्नाइल है, कहे कि सब बेकार है, भाग रे, भाग गए। नहीं, बउआ जब 12 वर्ष बाद लौट के आए, उनकी पत्नी ने पूछा कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछे, बिना शादी, छिछियतो शादी के बाद है, पहले तो निम्ने लगे छे ना, शादी होता तब ना नून तेल के भाव पता चलता। आ शादियों के बाद ऐसे ना बेटा बेटी हो जाए तो भगतो दोनों। देख, भगवान महावीरों भागे बेटा होने बेटी होने के बाद। बुद्धो भगवान बेटा हुआ तो पहले भाग का दिखा देता, तब ना जानते बेटवा हुआ। अब कहते अब तब पत्नी बेटवा के देखते, तोरा कला देखते, बेटवा के ना देखते अपन ना, बेटवा के देखते ओकरा ध्यान लगता है, तोरा ध्यान कला लगता। चल रहे छे यहाँ रात में या दिन में, भाग भगले चल तो कम होगा, तो वह चलते भाग गए। 12 साल बाद बाबू जब भगवान बुद्ध लौटे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम वहां जो चले गए जंगल में, क्या जो चीज के लिए क्या यहाँ नहीं मिल सकती थी? कहला कहीं पर पत्नी, तुझे ज्ञान प्राप्त करला बौरहले, माने जंगल में गए, क्या घर में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती? तो बुद्ध भगवान बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं कि हो तो सकती थी यहाँ भी, लेकिन जब जंगल गए तो पता चला कि यहाँ भी प्राप्त होती। ले रे भगवान, माने जाके पता चल रहा ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कोई कोई आदमी काबिल हो तो वो आग कभी के आग से जर जातो तो कहतो न जरते कि न देखले छू ख देखले। अरे अताई तुमको पता है कि छूबे तो जर जाए। अरे सब जाने चाहिए कि शादी करबे तो बर्बाद हो जाए, तो ना तो हम को कबल देखले तो कर ना। आ कले आका मुंह ऐसे होल है एकदम दारू रे बरल, बाल उन्हें फटल है, अब बेटवा के नाक से चू रहा ना, ई की तो बोलू हम तब आके बताता नहीं, तब बताएगा कि ठीक कहे थे आप तो, हम तो कल हम तो पहले सही कहते रहे अभी हो, लेकिन अब तोरा कथी हो। तो चलिए आगे बढ़ी। तो मोहनजोदड़ो से पूछेगा बाबू, ऐसी क्वेश्चन डालता है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पुजारी का सिर मिला। क्या मिला? मोम के साचा मिला, कांस की नर्तकी मिला, सभा, सीप का पैमाना, सूती कपड़े का अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिया, मेसोपोटामिया की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा, सब कहां से मिल गए? मोहनजोदड़ो। एक बार सुन लीजिए, बाद में लिखा देंगे।
उसके बाद हड़प्पा, यहां से स्त्रियों का लघु मृण मूर्तियां, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। एक स्त्री लेटी हुई, उसके गर्भ से पेट से पेड़ निकल रहा है, मतलब समझ रहे हो, स्त्री को उस समय मातृ देवी, चूंकि मिट्टी की पूजा होते थे, औरतों का भी पूजा किया जाता था उस समय, ठीक है। और पत्थर के, बाबू अभी जिस चीज को तुम सोच रहे हो ना, वो सारा चीज उपलब्ध था। अभी जितना तुम्हारे पास है ना, उससे कई गुना बेहतर चीजें थी उसके पास, जो तुम अभी सोच भी नहीं सकते हो। हम लोग तो केवल खाने पीने अकोड़िया 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 पैदा करने के लिए जन्म लिए, बस यही है हम लोगों का जिंदगी। संस्कार बरकत हम लोग को है कुछ, निठल्ला लेखा जन्म लिए, निठल्ला लेखा दूसरों को जन्म कर दिए, वो बहू आ रहा है, हम बहू आ रहे हैं। नहीं तो हड़प्पा में चलिए, हड़प्पा में चले। हड़प्पा में मिला क्या? स्त्री मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता, वो दिखाया है कि हमारी जो धरती है उर्वरा शक्ति है और उसी पर हम लोग का जिंदगी चलती है। और पत्थर के वहां पे छोड़िए इसको, ठोस पहिए वाली गाड़ी RH-37, ये याद रखिएगा, पूछेगा RH-37 कब्रिस्तान का, गप नहीं, RH-37 जो है का कब्रिस्तान, ये मिला है कहां से? हड़प्पा से मिला है। तांबे की मोहर, जौ, गेहूं की भूसी, मटर, तेल की खेती के प्रमाण, खरगोश के चित्र, ये सब कहां से मिला है? सभी हड़प्पा से। चनहुद्रों से मिला है मनके बनाने का कारण। मनका समझते हो? गुड़िया पहनते थे लोग गर्दन में, नहीं माला, वो पत्थर का गुथा हुआ छोटा छोटा रहता था, दाना भी मोती ना पिरवाते हो तुम लोग, वैसे पत्थर का छोटा छोटा रहता है, उसको मनके बोलते हैं। तो चनहुद्रों से मिले मनके बनाने का कारखाना, मनका बनाया जाता था। और चनहुद्रों से ही मिला है, क्या मिला है पता है? पीतल की बत्तख, लिपस्टिक, तराजू, बैलगाड़ी, सब मिला है। और एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो से चनहुद्रो 128 किलोमीटर दूर है। मोहनजोदड़ो से चनहुद्रो कितना किलोमीटर दूर है? 128। लोथल भोगवा नदी के किनारे, और यहां से फारस की मोहर, धान और बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, हाथी दांत का पैमाना, मनके बनाने का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डी और गोदी बंदरगाह भी मिला है। कालीबंगन, 20 रुपए फाइन हो जाएगा, अंदर करो नहीं तो। अब कहेंगे नहीं, अब सीधा 20 रुपए फाइन करेंगे। हाँ, कालीबंगन सुनिए, कालीबंगन, अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे, तांबे के बैल की मूर्ति, और क्या बोले? बेलनाकार मोहर। मोहर समझते हो? छापे वाला। और बेलन माने बेलना, रोटी बेले वाला बेलना, वैसे ने वही आकार का। हाँ ठीक है, बेलनाकार मोहर, तांबा के बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, देखो एक बार कालीबंगन के बारे में जानो, चल गए कहां से कहां। लोथा से मिला है आटा पीसने की चक्की, हाथी दांत, मनके बनाने का कारखाना, बकरी की हड्डी, कुत्ते की मूर्ति और गोदी बंदरगाह। कालीबंगन से मिला है अग्निकुंड, बेलनाकार मोहर, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, लकड़ी का भी नाली बनाया जाता था, नक्काशीदार ईंटा, ये सारा मिला है कालीबंगन से। और बनावली से मिला है अंगूठियां, नाक और कान की बाली, मछली पकड़ने का कांटा, मिट्टी के बने खिलौना, ये सारा आपको प्राप्त हुआ है कहां से? लकड़ी के। अच्छा, क्या लकड़ी का नाव सड़ जाता है पानी में? अब नहीं सरेगा, नहीं पानी में रहेगा तो बिल्कुल नहीं। अब बना देगा शीशों के लकड़ी के तो सड़िए जाएगा, आम के लकड़ी के बनेगा सड़िए जाएगा, जामुन का लकड़ी का बनाइए, वैसा लकड़ी बनाइए जो कि पानी में न सड़े, न तो जाकर शीशों के बना दो कि डूब जाते अंदर भारी से। पानी में न दियार लगता है, अरे अच्छे आदमियों में न पानी हमेशा पड़ना चाहिए, नहीं लगेगा। नाव में दियार लगते देखे हो क्या? नहीं लगेगा। अरे देखो ना, ये पर चढ़ के देखो ना, तो हम लोग आइए बात करें, शुरुआत करते हैं नगर योजना के बारे में। चलिए एक बार नजर दौड़ाइए।
हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना। सुनो बच्चे लोग, नगर योजना आखिर हड़प्पा सभ्यता जो बनाई गई थी, उसकी जो शहरें थी वह किस प्रकार से बना हुआ था। सबसे पहले समझिए, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना जो थी काफी सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना काफी सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई थी, जहां से सड़क, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार, ईंट प्राप्त हुए हैं, वो भी काफी बेहतरीन ढंग से। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना में सड़क की बात करें तो वहां की जो सड़कें हुआ करती थी, प्रमुख शहर काफी समतल और चौड़ी हुआ करती थी और मुख्य सड़क करीब करीब 9 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। क्या मीटर? 9 मीटर, जिसे राजपथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अन्य सड़क जो होती थी 3 से 4 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। याद रखिएगा बाबू, सड़क योजना के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशल क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क योजना पर विस्तार से लिखे, तो लिखेगा कि मोहनजोदड़ो से जो सड़कें प्राप्त हुई है वह काफी समतल और चौड़ी हुआ करती थी और उसकी जो मुख्य सड़कें हुआ करती थी 9 मीटर चौड़ी थी और जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ का नाम दिया है। और जो अन्य सड़क हुआ करती थी वह करीब करीब 3 से 4 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। और एक बात और समझिएगा कि सड़कें जो हुआ करती थी समकोण पर करती थी, एक इधर से सीधा जाता था नहीं। मान लीजिए कि एक सड़क इधर से जा रहा है तो एक सड़क बिल्कुल समकोण पर 90 डिग्री पर काटा करती थी और बिल्कुल सीध में हुआ करती थी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता था रोड वहां का, समझे। और यानी यहां से देखते तो हाजीपुर नजर आता, इधर में है, और पूर्व में देखते तो एक जंदाहा नजर आता, ठीक है। और याद रखिएगा बच्चे लोग, सड़कें मिट्टी की भी बनी थी और सड़कें पक्की ईंटों की भी बनी हुई थी, ठीक है। और सफाई की समुचित व्यवस्था थी बिल्कुल। और गलियां जो होती थी, गली समझते हो ना, छोटे छोटे, वो खुली तथा चौड़ी थी। कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जगह जगह पर गड्ढे खोदे जाते थे। आज है, थूक देते हो रोडे पर, कोई देहों पर थूक देते हो गाड़ी पर से, तो वहां पे गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे, जैसा भी स्टेशन पर आता है। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे के बने होने के साक्ष्य मिला है। उसके किनार में चबूतरा, चबूतरा समझते हो, पेठिया लगाते तो ऊपर ना बैठते हो, भले हमर हबलू ना, यहाँ पे माटी के तनका ऊपर कह क्या तनका चबूतरा। उस समय चबूतरे बने होते थे सड़क के किनारे में। क्यों बने होते थे? ताकि गांव के जो अन्न, अनाज या फल सब्जियां उपजेगी उसको उस पर लोग बैठकर चबूतरे पर और क्या करते थे? बेचा करते थे। समझ गए? चबूतरों पर बैठकर दुकानदार वस्तु की बिक्री करते होंगे। और इतना ही नहीं था बाबू, हमलावरों से सुरक्षा के लिए लोग सुरक्षित रहे, बगल से हमला न हो जाए दूसर गांव से, इसीलिए ये जो शहर था इसके चारों ओर खाई बना हुआ था बाबू। आएबत लटकले से गेले बेटा, मतलब इतना बड़ा खाई कि अगर तुमको तो पहले खाइए पार करे में बाप में हो जाएगा, और जब तक पता चलेगा उन्हें से एक दल को तो सब में गिर गिर कर मार देते सबके ना। तो खाई चारों ओर से खाई, हाँ जाने रास्ता तक खाई का मतलब पूरा खाई थोड़ी कर देगा, लगभग मतलब यहां पे नगर के चारों ओर खाइया थी।
खाई था, लेकिन आने जाने का व्यवस्था कैसे नहीं होगा? तभी तो व्यापार भी तो करते थे लोग, विदेश जाते थे सब उस जमाना में। नहीं सुनिएगा अब सड़क के बारे में, क्या सड़क के बारे में लिख डालिएगा? बाबू विजय सर के क्लास में आपको लिखाया नहीं जाएगा, आपको कहां सेट करना पड़ेगा? माइंड में, समझ गए? अगर आप लोग जिन सर से पढ़ के आए, मैं उनको नमस्कार करता हूं, लेकिन वह पढ़ाई अब आपको यहां मिलने, क्योंकि यहां पे बनाई जाती है टॉपर के साथ साथ अपनी सोच को डेवलप की जाती। रटंत पढ़ाई वो गिलाई कि पुरातत्व किसे कहते हैं, तो रटले है पुरातत्व वह विज्ञान है ना, जिसके माध्यम से पृथ्वी के घर में छिपी हुई सामग्रियों का खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी। फेल हो गए, ना मिलतो नंबर ना मिलतो, कल्ला ई ना हो, पढ़ाई ना होलो, ये तक कुत्ता बिलाई वाला हो गलो ना। अरे हम लोग आदमी ना बनने आए हैं। लिखते एगो बउआ लिखते, हाँ अब लिख दो पुरातत्व क्या है, तो जमीन के अंदर खोदने के बाद जो चीजें मिली, नहीं उससे जो हमको पता चला कि पहले के लोग कैसे रहते थे, नहीं वही कहलाता है पुरातत्व। यानी जमीन के अंदर से खोद कर जो भी निकाले सब क्या है? पुरातत्व। हो गलो, मिल गलो नंबर। हाँ विजय सर बैठल तो 3 में 3 चलो तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो के सड़क व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? सड़क व्यवस्था। तो आइए सबसे पहले मैंने कहा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सड़कें कैसी सड़कें थी? सुव्यवस्थित। कैसी व्यवस्था थी? सुव्यवस्थित, सुनियोजित। कैसन स्टैंडर्ड भाषा है? सुव्यवस्थित माने एकदम क्रम बढ़िया से, सुनियोजित माने एकदम नियोजन अच्छा से, और एवं क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई थी। जो यहां से मिला वह मिट्टी का भी सड़क मिला, मिट्टी की भी सड़क मिला, और प्लस पक्की ईंट का भी। पक्की ईंट को, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। और आग में या पक्की ईंट भी मिली, करेक्ट है। किसका सड़क मिला? मिट्टी की सड़क, पक्की ईंट का भी सड़क मिला, नहीं। और जो यहाँ की मुख्य सड़क थी, कौन सड़क थी? मुख्य सड़क चौड़ी एवं समतल थी, चौड़ी एवं समतल थी, जिसकी चौड़ाई लगभग 9 मीटर, जिसको पुरातत्वविदों ने राजपथ की संज्ञा दिया है। और किसका संज्ञा दिया है? राजपथ की संज्ञा दिया है। कोई दिक्कत है बच्चे लोग? अन्य सड़क जो गली वाली सड़क थी, कहाँ वाली सड़क थी? गली। गाना सुने हो ना, प्रेम रोका, एक गलिया एक चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो वो जो गली, पतली डंडी वाली रोड, गली की जो सड़क थी बाबू, वह 3 से 4 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। 3 से 4 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। इतने पर दम नहीं मारा। सड़क समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। कौन चीज पर काटती थी? समकोण पर सड़क काटती थी। सड़कें बिल्कुल सीध में हुआ करती थी, बिल्कुल सीध में। हाँ, उस समय के इंजीनियर भी बहुत टाइट लोग था, घुसखोरवा सा नहीं था, बिल्कुल है। अभी बना हुआ है, अभी है ना वो सब। जाओगे तो मिल जाएगा वहां पे। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला या गुजरात में चले जाओ। अरे गुजरात में चले जाओ तो भारत में है। चलिए, लोथल है ना, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। तो जाओ सब देखो जाके। हम तो नालंदा के खोज कर डाले, मन था कि वो ईंटा लेके आए, रख रहा है तो बैग में, फिर सोचे छोड़ दे ले, भारी है। तो हम लगाते कि राजगीर का ईंटा, हम प्रचार करते राजगीर का ईंटा आओ देखो, और लगा देते बाहर बोर्ड 50 रुपया एंट्री। नहीं, अरे वैसे ना होता, कुछ भय थोड़ी। अब देखो सड़क, अब ये सड़क के किनार में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। सड़क के किनार में चबूतरा बना हुआ था, ताकि लोग बैठकर अपने सामान को बेच सकें। प्लस
मुख्य सड़क के किनारे नालियों का व्यवस्था था, बहुत चौड़ी नाली, नालियों की सफाई की व्यवस्था के लिए मैनहोल का व्यवस्था, और उस पर से एक पत्थर या सिलाप डाला गया था ताकि समय समय पर उसको सफाई की जा सके, समझे। और इतना ही में दम नहीं लिया, ये जो मुख्य सड़क की नाली वह गली वाली जो सड़क थी 3 से 4 मीटर, उसमें छोटी नालियों का भी व्यवस्था था, और उस नाली का जुड़ाव था आपके घर के अंदर के स्नानागार और किचन घर, रसोई घर नहीं, और आप जो कुआं है उससे, और वह पानी उसमें आती थी छोटी नाली में, और छोटी नाली से बड़ी नाली में। अब बड़ी नाली की कचरा कहां गिरती थी? शहर से दूर बाहर, घर में ना, घरे में खैली पकैली सब न कैली, बाहर। तो क्या आप लोग इसको लिख डालेगा सड़क व्यवस्था के बारे में? हिंट्स भी दे दिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो अपलोड हो जाती है, टेंशन की बात। आपकी वीडियो 12 से 1 बजे तक मिल जाएगा। प्यार से यही आवाज सुनना, बकवास ज्यादा रहेगा, पढ़ाई कम रहेगा, लेकिन जो रहेगा सॉलिड रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि घर में बैठा है कि क्लास में, पता चलता है क्या? क्योंकि मैं इसीलिए बिल्कुल बनाता हूं वीडियो सुरक्षित, सब बातें ही में रहता नहीं। तो क्या सड़क व्यवस्था पर लिख डालिएगा। क्वेश्चन रहता है ऐसे ही कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? बोलो ना, याद हुआ कि ना हुआ? अरे कुछ है कहाँ में? मुख्य सड़क 9 मीटर, अन्य सड़क 3 से 4 मीटर। पक्की ईंटों का प्रयोग समकोण पर काटेगा, सीध में, सड़क के किनारे चबूतरा वस्तु को, और पेड़, कुआं का व्यवस्था पानी पीने के लिए नहीं, और सड़कें काफी बेहतरीन ढंग से साफ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था। कैसे व्यवस्था? अरे सब दिन माए बाप फौड़ी दे के चलता हो, तेरी उंगली ना कैसे रे, गाना तो बड़ा अच्छा है, पकड़ के चल माँ वो मेरी माँ। अच्छा, तो सब दिन माए अब बापे बन के हम। चलिए आगे चलिए, बोलो बच्चे लोग, लिखाएगा का प्रिया जी? लिखा जाएगा। सबसे पहले अपना हाथ पैर चलाओगे, हाथ पैर में ताकत आएगी, माइंड पर जोर पड़ेगा, और अगर हम लिखा देंगे तो तुम हो जाओगे गोबर गणेश, वही गोबर के चौथ हो जाओगे, लत सिन बैठल रहोगे। आइए जल निकासी प्रणाली पर बात करें। किस पर बात करें? देखो ये हिंट्स को नोट कर लो, इसी से तुम्हारा लिखा जाएगा। नहीं लिखा जाएगा? नहीं दिखाई दे रहा है तो YouTube पे दिखाई देगा, दिखाई तो देगा ही। तो पहले इसको आप लोग एक हिंट्स बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन लिखा जाए होमवर्क के रूप में, और वही क्वेश्चन रहेगा जो पुरानी क्वेश्चन सब है। एक क्वेश्चन लिखे, हाँ, पहला क्वेश्चन छापा जाए। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख नगरों के नाम लिखे। नगरों के नाम लिखे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख नगरों के नाम लिखे। नगर याद है ना सबको? कौन कौन नगर है? मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगन, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर, या आपकी मर्जी, सब लिखना जरूरी याद रहेगा ना? अरे मोहनजोदड़ो तो याद रहेगा सबको, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, कालीबंगन है, चनहुद्रो है, आलमगीरपुर है, मांदा है। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख नगरों के नाम लिखे। क्या कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व किसे कहते हैं? सब लिखाया हुआ है जी, मुझे भी पता है, वो YouTube देख रहे हैं उसको भी पता है पुरातत्व किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन लिखा जाए, रेडियोधर्मिता क्या है?
याद है सबको? कार्बन 14 की मात्रा के क्षय होने, नाश होने या कमी होने, कार्बन 14 की मात्रा में कमी होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मी। नहीं बनेगा कोई गम नहीं है, मुझको भी गम ने मारा, तुझको भी गम ने मारा। इसीलिए न बने तो अफसोस नहीं है, लेकिन नहीं बना कराइएगा तो अफसोस है। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? याद है बच्चे लोग? किसकी मात्रा स्थिर रहेगी और किसकी मात्रा क्षय होगी? कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहेगी, कार्बन 14 की मात्रा में कमी आएगी। और उसी के आधार पर 3 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं? थैंक्स, किसे कहते हैं? और ये क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिखे। फाइव है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 6 है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लिखे। कोई दिक्कत? उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल लिखे। सर्वमान्य काल लिखाया गया होगा। सर्वमान्य काल क्या है? तो वही 2350 से 1750 या जो है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन है, वो है पीतल की बत्तख एवं लिपस्टिक कहां से प्राप्त हुई? कहां से? चनहुद्रो से प्राप्त हुआ था। नहीं, उसके बाद मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगन का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, कालीबंगन काले रंग की चूड़िया। और आज की लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सड़क व्यवस्था के बारे में विस्तार से विवरण दे। तो आज की सभा यहीं तक, मेरा तो सफर यहीं तक था। तो आगे के वीडियो जो आने वाले हैं उसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे? जल निकासी प्रणाली के बारे में, स्नानागार, अन्नागार, ईंट, और इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्लास आपका जो चलेगा पूरा हड़प्पा सभ्यता का देखेंगे, कैसे शहर बसा हुआ था, कैसे लोग डायरेक्ट घर में नहीं प्रवेश कर सकते थे, जाने के लिए कितना बेलना पड़ता था, नहीं, और उसकी स्नानागार, अन्नागार, उसकी ईंट कैसा था,
जल निकासी प्रणाली कैसा था, इन सब के बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो सबसे पहले करना पड़ेगा आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लिंक शेयर करना पड़ेगा। तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।